हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मास्टर कैडर 2021 का जो साइंस कैडर का एग्ज़ाम हुआ था 20 जून को, उसके अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके अंदर जो भी डिफरेंट कंसेप्ट्स इन्वॉल्व थे उनके बारे में हम डेप्थ से स्टडी करेंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मोस्टली जो पेपर का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस जो लास्टली, चाहे वो लेक्चरर कैडर का एग्जाम है या मास्टर कैडर के एग्जाम है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो अगर हम पेपर को डिटेल में अब डिस्कस करें तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड था और उसके अंदर स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि मीथेन को जब बर्न किया जाएगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा अगर हम मीथेन को बर्न करें और उसके 48 ग्राम। तो सबसे पहले अगर आप मीथेन के कंबस्टन को देखो तो किसी भी कंबस्टन की रिएक्शन में मोस्टली जब हम किसी भी फ्यूल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं उसकी बर्निंग से जो दो मेजर प्रोडक्ट आपके पास होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और आपको पता है भी हाइड्रोकार्बन मोस्टली क्या एक्ट करते हैं, फ्यूल एक्ट करते हैं। तो आपको इस केस में जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है वो मीथेन है। तो जब हम उसे ऑक्सीजन की एक्सेस में बर्न करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अब हम इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो इस तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है, इस तरफ 2 है, तो इस तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते ही आपका जो राइट हैंड साइड है उस तरफ ऑक्सीजन का नंबर 4 आ गया। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड O2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखोगे ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो जब भी आपने मोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन है उस पर्टिकुलर चेंज के लिए वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अब अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन पूछा गया है। तो दोनों का अगर आप रिलेशन देखोगे तो इक्वेशन से ये रिलेशन है कि 1 मोल ऑफ मीथेन विल गिव 1 मोल ऑफ CO2। तो आपको जो मीथेन का इस केस में मास दिया गया है 48 ग्राम दिया गया है। तो अब आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो कि मीथेन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल और हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल अप्रोक्सीमेटली। तो ये 16 ग्राम पर मोल एक मोल का मास है, इसीलिए 48 ग्राम मीथेन के अंदर जो मीथेन के मोल होंगे वो होंगे 3 मोल। तो नेचुरली 3 मोल मीथेन से 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखो तो वो है 44 ग्राम पर मोल। तो 3 मोल से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मोल मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम पर मोल, तो आपके पास बच जाएगा ये 44 इंटू 3 दैट इज 132 ग्राम। तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। तो 48 ग्राम मीथेन से जनरेट होंगे 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर यही क्वेश्चन आपको वाटर के बारे में पूछा होता तब आपके केस में चेंज क्या आता, यहाँ पे एक मीथेन के मॉलिक्यूल के बर्न होने से वाटर के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो उस केस में 1 मोल ऑफ CH4 विल जनरेट 2 मोल ऑफ वाटर और 1 मोल वाटर का मास है आपका 18 ग्राम पर मोल। तो उस अकॉर्डिंगली 3 मोल मीथेन से जनरेट होता आपका बेसिकली 6 मोल ऑफ वाटर। तो आप 18 इंटू 6 करते उस केस में तो आपका आंसर होता उस केस में 108 ग्राम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो बेसिकली ग्रुप और पीरियड की प्रेडिक्शन पे बेस था। किसी भी एलिमेंट का अगर आपने पीरियड डिटेक्ट करना हो तो आपको उसके वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पता होना चाहिए।
और अगर आपने उस एलिमेंट का ग्रुप प्रेडिक्ट करना है तो उसके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। और उसके अंदर भी फर्दर केस होते हैं, भी क्या इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के भी काउंट करने हैं या आपने अल्टीमेट शेल के भी काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो एलिमेंट दिया गया है वो दिया गया है 287 कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो क्लियरली इसमें 3 शेल है, तो 3 शेल हैं, तो नेचुरली ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक है, पीरियड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेल्स आते हैं आपके पास। तो जो आपका आउटर शेल है वो थर्ड एम शेल है, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, इसीलिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इस केस में 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर आपके केस में है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये 287 कॉन्फ़िगरेशन वाले की अगर हम इन दी फॉर्म ऑफ सबशेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो पी सबशेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्लियरली ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप पता करने के लिए आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है 7, उसमें 10 ऐड करने होते हैं, इसीलिए इसका ग्रुप नंबर बनेगा 17। एस ब्लॉक का ग्रुप बताने के लिए आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट ही पता होना चाहिए। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के काउंट में 10 ऐड करने हैं। और डी ब्लॉक के लिए आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखनी है, एस वाले प्लस डी वाले भी देखने हैं, क्योंकि डी वहां पे अल्टीमेट लेवल में फिल होता है। तो जो उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1 डी, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 10 और n-2, तो वहां पे आपने s और d के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके उस एलिमेंट का ग्रुप को बता देना। तो ये अप्रोच से इस क्वेश्चन में आप देखोगे 3 इसके शेल है, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये पी ब्लॉक एलिमेंट और पी में ग्रुप पता करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में 10 ऐड करने हैं, तो इसीलिए इसका 17 ग्रुप पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, और आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पता करनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है किसी भी गैसेस सैंपल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड प्रोसेस करते हैं उसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को स्पीड के साथ प्लॉट करते हो तो एक आपको गॉसियन टाइप का कर्व मिलता है, और इस कर्व में जो मैक्सिमा है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, जिसको हम अल्फा से बताते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप की मॉलिक्यूल की स्पीड होती है वो होती है एवरेज स्पीड, और तीसरे टाइप की मॉलिक्यूल्स की स्पीड हम यूज करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो 3 टाइप की स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की जो हम मोस्टली गैसेस सिस्टम को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड एवरेज स्पीड से ज्यादा होती है और एवरेज स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होती है। तो हमारे केस में हमें पूछा गया है इस केस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, तो उसका जो कैलकुलेशन है हम इस फॉर्मूले से करेंगे √2RT/m से। अब हमें जो केस दिया गया है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम पर मोल होगा, और आपको टेम्परेचर 0 डिग्री दिया गया है, तो ये 273 केल्विन आ गया आपके पास। इसके बाद आपको जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो आंसर पूछा गया है वो किस टाइप के यूनिट्स में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप आर को यूज करोगे। आर हमें पता है वो होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर हम वर्क की फॉर्म में इसके यूनिट्स को यूज करके इसकी वैल्यू लिखें, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है बट इसकी वैल्यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। अब जूल जो होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml²t-2, मतलब एसआई सिस्टम में जूल होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू पावर -2। तो इसको अगर आप यूज करोगे तो आर बनेगा आपका 8.314, जूल की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू पावर -2, उसके बाद पर केल्विन पर मोल। आपको आंसर जो पूछा गया है वो मीटर पर सेकंड में पूछा गया, तो हम इस फॉर्म को यूज करेंगे। बट आपके पास जो हाइड्रोजन का मास है इस केस में वो मास आपका 2 ग्राम पर मोल है, तो आप मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, और आर के अंदर जो यूनिट्स है उसमें किलोग्राम है, तो इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे आप
तो r को यूज करोगे 8.314 इंटू 10⁻³ तो ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू पावर -2 पर केल्विन पर मोल। ये r की वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में यूज करनी है। अगर आप ये कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाओगे, r डायरेक्ट 8.314 पुट करोगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा आपके पास। और दूसरी बात, अगर आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकंड में वैल्यूज दी होती तो उस केस में आपको मीटर स्क्वायर को भी बदलना पड़ता 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वहां पे r यूज होता 8.314 इंटू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन पर मोल। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस आप r की वैल्यू को यूज करोगे। ये कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जब आप इन वैल्यूज को यूज करोगे तो आपने अब आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू जो है √2 RT/m है, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब आपका 2r पुट होगा 8.314 ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू पावर -2 पर केल्विन पर मोल, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है, डिवाइड बाय मास जो है हाइड्रोजन का वो 2 ग्राम पर मोल है। तो इस केस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा पर केल्विन, और पर मोल कैंसिल हो गया। तो अंडरूट के अंदर आपका मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू पावर -2 बचा, तो बाहर आएगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके यूनिट जो है वो सही आ रहे हैं। और अब अंडरूट में आपके पास बचेगा 8.314 इंटू 273 वाला फैक्टर। ठीक है, 2 से 2 बेसिकली क्या हो गया था, कैंसिल हो गया, तो आपके पास अंडरूट में बचेगा बेसिकली 8.314 इंटू 273। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट अंडरूट के अंदर आपको मिलेगा 1506.55 मीटर पर सेकंड। और अंडरूट सॉल्व करने के बाद ये आपको फैक्टर मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया हमारा 10⁻³ वाला, तो ये 10⁻³ साथ में आएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अंडरूट आपको 10⁻³ का फैक्टर हमने अप्लाई करना था, वो रह गया था, तो 10⁻³ भी अप्लाई होगा। तो इस सभी सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जब आप इसका अंडरूट निकालोगे तो वो मिलेगा आपको 1506.55 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो इस वे से जो आपका आंसर होगा इस केस में, ठीक है, तो वो आंसर आएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस केस में दैट विल बी दी ऑप्शन सी, 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो आपने ये कन्वर्जन फैक्टर का ध्यान जरूर रखना है, 10⁻³ लगाना है कि 10⁻7 लगाना है इस केस में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो लिंक है वो डायपोल मोमेंट मेजरमेंट से है, और आपको एक जनरलाइज केस दिया गया है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है आपके पास, और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में एक आपको ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूशन का केस दे दिया गया और एक दे दिया गया मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का केस। तो इस केस में जो मेटा और ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो आइसोमर हैं आपके पास दो, उनकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का हमने रेशियो निकाला है। और आपको ये दिया गया है कि ऑर्थो के केस में जो एंगल है वो 60 है और इस केस में एंगल क्या है 120 है। अब जो डायपोल मोमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वे से दो डायपोल का जो रिजल्टेंट होगा वो हम निकालेंगे। और निकालने के लिए हम बेसिकली वेक्टर एडिशन के पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होगा आपका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट की स्क्वायर के सम प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा।
अब जो थीटा हम पुट करेंगे वो रिजल्टेंट जो बनाएगा इन कंपोनेंट्स के साथ वो होगा, तो इस केस में आपका जो एंगल है वो 60 है, तो जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो आपका होगा 30 डिग्री का, और इस केस में जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो होगा 60 डिग्री का। तो अगर हम ऑर्थो के केस में देखें और दोनों इंडिविजुअल बॉन्ड की डायपोल मोमेंट को हम म्यू मान लें, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो रिजल्टेंट क्या आएगा ऑर्थो केस में, वो आएगा अंडर पहले बॉन्ड की डायपोल मोमेंट म्यू स्क्वायर है और दूसरे की भी डायपोल मोमेंट म्यू स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के ग्रुप हैं, क्योंकि हमें नहीं दिया गया, हम जर्नल केस लेके चलेंगे भी कौन सा ग्रुप है। तो इनटू 2 दोनों का सेम है, तो यहाँ पे μ1 और μ2 सेम है, तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री पुट करेंगे और cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे दैट इज अंडर 3/2, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास 2 म्यू स्क्वायर प्लस 1.732, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 है 1.732 म्यू स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 3.732 का अंडर और यहाँ से बाहर आ जाएगा आपका म्यू। ये ऑर्थो केस में आ गया। अगर आप पैरा केस पे यही चीज अप्लाई करो तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका, वहां पे भी सेम टाइप के बॉन्ड ही आपके एक्स ग्रुप के, तो वहां पे भी बनेगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इनटू, अब कॉस बनेगा 60 और cos 60 होता है 1/2 और 1/2 वैल्यू पुट करने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अंडर के अंदर अब मिलेगा 3 म्यू स्क्वायर, तो ये बन गया √3 अंडर के बाहर आ जाएगा आपका म्यू। अब आप अगर इन दोनों की रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकालने के लिए आप दोनों को डिवाइड कर दो इन फैक्टर को, और डिवाइड करने से ये वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे आपके, और जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा रूट के अंदर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर रूट के अंदर 3, तो ये रेशियो आएगी आपकी। आप इस फैक्टर को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद रफली ये 1.25 आएगा, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो लगभग वो 1.15 के करीब होगा, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.2 लिख सकते हो। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन ए। तो ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेसिकली ऑक्सीजन के वही स्पीशीज जो बार बार पूछे जाते हैं, अब बट बॉन्ड ऑर्डर के पे क्वेश्चन नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर है जो वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो सबसे पहले जो हमारे सिस्टम हमें दिए गए हैं वो O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। तो ये आपका 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि 14 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर फिक्स होता है 10। तो 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, उसमें तो बॉन्डिंग के 4 होंगे, बॉन्डिंग के 10 होंगे और एंटी बॉन्डिंग के 4, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 3। अब 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बॉन्डिंग की अगर आप 10 फिक्स कर दोगे तो एंटी बॉन्डिंग के 5 बचेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। बाद में जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से डिक्रीज करता जाएगा। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा O2 नेगेटिव में, उससे ज्यादा मिलेगा O2 नेगेटिव में, उससे ज्यादा O2 में और सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव में। ये बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड है। तो जो बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड होगा वो इसके रिवर्स होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी पेरोक्साइड में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें, और उससे कम होगी सुपर ऑक्साइड आयन में, फिर होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, फिर इसका कटायन। तो बॉन्ड ऑर्डर के रिवर्स आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगी, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो NMR से रिलेटेड था, और आपको दिया गया था कि कोई प्रोटॉन एक Hb है और उस प्रोटॉन के नेबर में 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है Ha टाइप के। तो आपको पूछा गया था कि जो इस Hb प्रोटॉन का सिग्नल आएगा
उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होंगी और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। तो आपको एक बेसिक पॉइंट इसके लिए पता होना चाहिए कि जब स्पिन स्पिन कपलिंग होती है तो स्पिन स्पिन कपलिंग में नेबरिंग प्रोटॉन्स क्या कर देते हैं, गिवन प्रोटॉन के सिग्नल को स्प्लिट कर देते हैं थ्रू स्पिन स्पिन कपलिंग। तो अगर आपके नेबरिंग प्रोटॉन की संख्या 4 है तो वो इस Hb के सिग्नल को n+1 सिग्नल में स्प्लिट कर देगा। ये रूल होता है स्प्लिटिंग के लिए। तो अगर आपके नेबरिंग प्रोटॉन का नंबर 4 है तो जो Hb का सिग्नल होगा वो 5 सिग्नल में स्प्लिट कर जाएगा। तो जो आपकी एक पीक आनी चाहिए थी Hb प्रोटॉन के लिए, अब वो 5 पीक आएंगी, तो क्विंटेट बनेगा आपका। तो पहली बात तो आपके ट्रिपलेट वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब रह गए क्विंटेट वाले। अब आपने बतानी है इन सिग्नल की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल। तो अगर तो एक ही सिग्नल हो तो इंटेंसिटी उसकी 1 मानेंगे, 2 सिग्नल आए तो 1:1 इंटेंसिटी, 3 सिग्नल आए तो अब होगी 1। आप एक्सट्रीम पोजीशंस पे रखोगे, इनको ऐड करो 2 आ गया, तो तब इंटेंसिटी होगी 1:2 1:2:1। 4 सिग्नल आएंगे तो अब एक्सट्रीम पे तो 1 रख लो आप, यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो इंटेंसिटी क्या आएगी 1:3:3 1:3:3:1। अगर 5 सिग्नल आए आपके तो उस केस में 1:4, उसके बाद 6:4:1। एंड पे आपने 1 रखना है पास्कल ट्रायंगल से जब इंटेंसिटी निकालनी है। तो 5 सिग्नल के केस में जो रिलेटिव इंटेंसिटी होगी सिग्नल की वो क्या होगी 1:4:6:4:1। तो इस वे से जो इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन सी। क्विंटेट क्यों आएगा, क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन की संख्या 4 है और मल्टीप्लिसिटी के बाद जो सिग्नल की रिलेटिव इंटेंसिटी होगी वो पास्कल ट्रायंगल से निकालेंगे। तो जो आपका सिग्नल होगा वो इस वे से आएगा, ठीक है, रिलेटिव इंटेंसिटी वाइज। आपके गिवन सिग्नल के पहले तो 5 पीक्स होंगे और पहले की अगर इंटेंसिटी 1 है, दूसरे की 4, फिर 6, फिर 4 और लास्ट वाले जो होंगे उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी 1 होगी। इस तरीके का आपको सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने डाउनवर्ड ड्रॉ कर दिया बेसिकली सिग्नल, ठीक है, जो होगा वो अपवर्ड टाइप का होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको इंफ्रारेड के अंदर नियर इंफ्रारेड का वेव नंबर पूछा गया। अब सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आईआर रेडिएशन यूज होते हैं, पहले तो आईआर रेडिएशन का जो कंप्लीट रेंज होता है वो कंप्लीट रेंज अप्रोक्सीमेटली 10 पर सेंटीमीटर से लेके अगर आप हायर एनर्जी की तरफ जाओगे तो वो 12,800 पर सेंटीमीटर तक होता है। इसके 3 जोन बना लेते हैं हम, एक को बोलते हैं हम नियर इंफ्रारेड जोन, एक आपका नॉर्मल इंफ्रारेड हो गया, एक हो गया फार। 3 जोन होते हैं इसके। तो जो आपका फार इंफ्रारेड होता है वो 10 से लेके 200 के करीब और 200 से लेके लगभग 4000 के करीब आपका नॉर्मल इंफ्रारेड आ गया और 4000 से लेके आपका 12800 या 12500 के करीब जो आपका होगा वो होगा नियर इंफ्रारेड रीजन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन सी। बट मोस्टली जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो नियर इंफ्रारेड है और फार इंफ्रारेड ही यूज करते हैं हम मोस्टली। जो इसके मिडल वाला पोर्शन है 200 से 4000 पर सेंटीमीटर का पोर्शन क्या करते हैं यूज करते हैं। नियर इंफ्रारेड में एनर्जी बहुत हाई है, फार इंफ्रारेड में एनर्जी बहुत लो है। इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इन दोनों का इंटरमीडिएट होगी। अब इस रीजन में भी आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं 200 से 400,000 के बीच का जो केस है, उसमें से मोस्टली जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम रहता है वो 670 से लेके 4000 पर सेंटीमीटर पे रहता है। और इसके भी दो बेसिकली हमारे पास हिस्से रहते हैं, जिसमें से एक पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप रीजन रहता है और एक के अंदर फिंगरप्रिंट रीजन रहता है। फिंगरप्रिंट रीजन और एक का होता है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है जिसमें मोस्टली फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होते हैं वो लगभग
आपका जो होगा वो 1400 से लेके 4000 के बीच का रीजन होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होंगे सारे। और फिंगरप्रिंट बाकी जो सिग्नल्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स आते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो फिंगरप्रिंट जोन में आते हैं। और फिंगरप्रिंट जोन जो रहेगा आपका, वो इसके बाद जो पोर्शन बच गया 1400 से नीचे का, उस पोर्शन में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट रीजन। तो टोटल रीजंस को भी आईआर के जो हम मोस्टली यूज करते हैं उसको भी फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन में हम स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट में। और फिंगरप्रिंट रीजन किसी भी कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो किसी भी कंपाउंड की अगर आपने पहचान करनी है तो वो उसकी फिंगरप्रिंट जोन के स्पेक्ट्रा से होगी। फंक्शनल ग्रुप जोन से तो अकेला फंक्शनल ग्रुप ही डिटेक्ट होगा। तो जो आपको इस में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था नियर इंफ्रारेड का वेव नंबर, तो वो होगा 4000 से लेके 12500 पर सेंटीमीटर के बीच का केस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्मोडायनामिक्स से था कि अगर 2 मोल हम गैस के एक बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पे कंप्रेस करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, और आपने प्रेशर इंक्रीज करके 5 बार कर दिए तो वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन हम मोस्टली निकालते हैं बेसिकली इस फार्मूले से, एक्सटर्नल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देते हैं चेंज इन वॉल्यूम से। बट आपको इस क्वेश्चन में चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे, जो आपको कंडीशन दी गई है उससे इनिशियल वॉल्यूम निकालोगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा nRT, और इनिशियल प्रेशर आपका P1। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 दिए गए हैं, ठीक है। R आप बार में यूज कर सकते हो, बार में 0.083 बार, ठीक है, लीटर पर मोल पर केल्विन होगा R की वैल्यू। उसके बाद T आपका 298 केल्विन है, और प्रेशर जो है इनिशियली वो 1 बार है। तो बार से बार आपका कैंसिल हो जाएगा, मोल से पर मोल कैंसिल कर दोगे, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल कर दोगे, तो आपका जो इनिशियल वॉल्यूम आएगा वो 2 × 0.083 × 298 लीटर आ जाएगा। यहाँ से आपका इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। अब फाइनल वॉल्यूम जब प्रेशर 5 बार है तो उस केस में क्या होगा, nRT डिवाइड बाय P2। टेम्परेचर सेम है तो ऊपर वाले फैक्टर तो सारे सेम रहेंगे, प्रेशर नीचे 5 बार से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा इस केस में वो ये होगा into 298 डिवाइड बाय 5 लीटर। तो अब आप जब चेंज निकालोगे V2 - V1 दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, तो वो आपका क्या आएगा, कॉमन फैक्टर इन दोनों में से ये वाला आ जाएगा, 2 × 0.083 मल्टीप्लाइड बाय 298। तो कॉमन लोगे तो आप अंदर बचेगा 155 - 1। तो ये फैक्टर आपका नेगेटिव आएगा, बार भी नेगेटिव का साइन है तो वर्क डन का साइन हो गया आपका पॉजिटिव। ऐसा ही होना चाहिए, जब आप सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन ऑन दी सिस्टम है। तो अब आप एक्सटर्नल प्रेशर जिसके थ्रू आप कंप्रेस कर रहे हो, वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 5 बार है। तो 5 बार मल्टीप्लाइड बाय जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है, इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 298 इंटू, ये मैं नेगेटिव साइन को अब कैंसिल कर दूंगा, तो ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे एलसीएम लेके आपके पास बच जाएगा ये 4/5। तो अब इसके साथ लीटर है क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट्स लीटर में है, तो ये बार लीटर बन जाएगा आपका। तो ये आप पूरे फैक्टर को 5 × 2 × 0.083 × 298 × 4/5, ठीक है, ये आपका पूरा फैक्टर रहेगा। अब ये बार लीटर में है आपका केस। अब आप कन्वर्जन फैक्टर लगाओगे, 1 बार लीटर इज रफली इक्वल टू 100 जूल। तो 1 बार लीटर की वैल्यू जब आप 100 जूल पुट करोगे तो 100 से ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होके जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा वो आंसर आपके ऑप्शन बी से मैच करेगा, दैट इज 19820 जूल। ठीक है, जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद 100 जूल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कि आपने आंसर जूल में निकालना है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपका लगेगा। तो कन्वर्जन फैक्टर लगाने के बाद जो आंसर होगा वो सबसे नजदीक पहुंचेगा ऑप्शन बी के, तो इस बेसिस का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1982
0 जूल। तो इस वे से आपने प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से वर्क का निकालना था, बट वहां पे कन्वर्जन फैक्टर आपने यूज करना है। क्वेश्चन 9 भी अगेन थर्मोडायनामिक्स से था और ये कार्नोट थ्योरम पे बेस्ड था। ये फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है जिसमें सुपर हीटेड स्टीम है हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर को हम मान लेते हैं सोर्स, इसका टेम्परेचर है 300 सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में बदलोगे आप 573, और ये डिस्चार्ज कर रहा है अपनी वेस्ट हीट को एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट हो गया आपका सिंक जो कि लोअर टेम्परेचर पे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये बनेगा 293 केल्विन। तो आपको थ्योरेटिकल एफिशिएंसी पूछी है, तो कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक पे डिपेंड करता है। तो इस फार्मूले को जब आप अप्लाई करोगे, सोर्स का टेम्परेचर 573 केल्विन माइनस 293 केल्विन डिवाइड बाय 573 केल्विन, तो अप्रोक्सीमेट आपको 0.49 आंसर मिलेगा। तो क्लियरली जो आपके सिस्टम की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी होगी दैट विल बी 49%। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, अभी थोड़ा इसकी स्टेटमेंट में डाउट है, मैं क्लियर कट इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। जब भी वो डाउट क्लियर होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं पता भी इसका आंसर वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में जितने भी हम कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली ये आंसर नहीं मैच कर रहे, तो इसीलिए इसका अभी आंसर की आने पे डिपेंड होगा भी वो क्या आंसर देते हैं। बट इस पे कंसेप्ट कोई भी ऐसे लॉजिक के थ्रू ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं इसको एक बार स्किप कर रहा हूँ। जब भी इस पे डिटेल्ड अपने को पता चल गया इसके बारे में डिटेल, तब हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और हीट रिलीज हो रही है। तो उस केस में अगर हम हीट एनर्जी को रिमूव कर दें तो रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको नोट करना है, इस केस में हम अप्लाई करेंगे ली चिटलियर प्रिंसिपल। और ली चिटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है भी, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं दे गिव फॉरवर्ड शिफ्ट एट लो टेम्परेचर और लो हीट। तो जब आप सिस्टम से हीट रिमूव कर दोगे, तो सिस्टम से हीट रिमूव करते ही आपके सिस्टम का टेम्परेचर लो हो जाएगा। लो होते ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट देते हैं। इट मींस जो आपका इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट वाली साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको कहा जाता है कि हीट ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट वाली साइड शिफ्ट हो जाता। अगर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन दी होती फिर हीट रिमूव करते तो फिर टेम्परेचर डाउन होता, तो उस केस में रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती। अगर एंडो में हीट ऐड करते तो फॉरवर्ड शिफ्ट मिलता। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं लो टेम्परेचर पे, बैकवर्ड करेंगे हाई टेम्परेचर पे, और एंडो का केस इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, वो हमें पूछा गया था मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल कटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि जो बेयर आयन है अल्कली मेटल का, उसका साइज है इस ऑर्डर में, साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो मोलर कंडक्टिविटी आपको पूछी जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो आपके जो आयंस हैं या आपका जो सैंपल है वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो भी आपको कंडक्टिविटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं। तो बेयर आयन का साइज तो डाउन दी ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट एक्वस फॉर्म के अंदर क्या होगा, कंसेप्ट होगा हाइड्रेशन का, या हम कह लें सॉल्वेशन का। तो सॉल्वेशन में एक रफ रूल रहता है कि जो हाइड्रेशन होती है किसी भी आयन की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। जितना आयन का साइज छोटा होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन होने से उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे प्राइमरी शेल में, और कुछ सेकेंडरी शेल में डायपोल आयन डायपोल इंटरेक्शन के साथ जुड़ेंगे। तो उस वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी शेल्स बनेंगे
और उसमें जब हम हाइड्रेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो लिथियम के केस में वो हाइड्रेशन नंबर अप्रोक्सीमेटली 25 होता है और सीरियम के केस में लगभग वो 9.9 होता है। तो जब हाइड्रेशन हो जाती है तो हाइड्रेशन के बाद लिथियम कटायन का हाइड्रेटेड फॉर्म में साइज सबसे बड़ा होता है और सीरियम का साइज सबसे छोटा होता है। तो जो बेयर आयन था जिसके साथ कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच नहीं था, अब जो साइज का ऑर्डर है बिल्कुल उसके रिवर्स हो गया। तो अब लिथियम सबसे बड़े साइज का है एक्वस फॉर्म में क्योंकि उसकी हाइड्रेशन मैक्सिमम होगी। सोडियम उसके कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज का होगा, पोटाशियम उससे भी स्मॉलर साइज का होगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, रुबिडियम उससे स्मॉलर साइज का होगा और सबसे स्मॉलर साइज का होगा हाइड्रेटेड फॉर्म में सीरियम। अब जो जितने बड़े साइज का होगा वो स्लो मूव करेगा और जो जितने छोटे साइज का होगा वो फास्ट मूव करेगा। तो फास्ट मूविंग आयन की जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगी वो हाई होगी क्योंकि आयनिक कंडक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, आयंस के नंबर पे और आयन की स्पीड पे। यहाँ पे नंबर का मैटर नहीं है, यहाँ पे मैटर है स्पीड का। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इस बेस पे जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप बेयर आयन के साइज बढ़ते हैं उनकी हाइड्रेशन में कमी आती है, तो उनका हाइड्रेटेड फॉर्म में साइज कम हो जाता है, वो फास्ट मूविंग होते हैं। तो डाउन दी ग्रुप मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है 13 वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से रिलेटेड था, जिसको हम बेसिकली लॉक्स लॉ बोलते हैं। और आपको इस केस में दिया गया था कि इनफाइनाइट डिफ्यूजन पे लिथियम हैलाइड की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 76.8 इंटू 10 पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है। तो और आपको हैलाइड आयन की भी मोलर कंडक्टेंस दी गई थी। हैलाइड आयन की मोलर कंडक्टेंस आपने पता करनी थी और अगर आपको यहाँ पे दिया गया था जो वो दिया गया था लिथियम का, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ हैलाइड आयन इफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ लिथियम आयन at infinite dilution is 42.2 into 10 power -4 Simon meter square per mole। तो अब आपने नोट करना है कि जब ये इनफाइनाइट डिल्यूशन पे होगा तो इसके कटायन और अनायन के मोलर कंडक्टेंस के लिए कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। वो काउंटर आयन के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो उस स्टेज पे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए लिथियम हैलाइड की क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कटायन और अनायन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। अनायन की कंडक्टेंस कटायन पे नहीं डिपेंड कर रहा, कटायन का अनायन पे नहीं। तो अलजेब्रा अप्लाई करेंगे तो लिथियम हैलाइड की जो कंडक्टेंस होगी दैट इज द सम ऑफ द कंडक्टेंस पावर ऑफ कटायन प्लस कंडक्टेंस पावर ऑफ अनायन। ये बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है जो कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस of any electrolyte which is strong electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of the conducting power of cation and anion multiplied by their respective numbers। तो इस वे से आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपके पास बनेगा। अब आपको टोटल जो कंडक्टेंस थी वो दी गई थी 76.8 into 10 power -4 यूनिट्स साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। लिथियम की कंडक्टेंस 42.2 into 10 power -4 आपने हैलाइड का पता करना था। तो इस टर्म को दूसरी तरफ जाके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 34.6 into 10 power -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन डी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम इनफाइनाइटली डिल्यूट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड था। किसी भी nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर आप k के यूनिट्स पता करोगे, ठीक है, आर द यूनिट्स ऑफ विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट मेंशन होना चाहिए था पर रेट कांस्टेंट मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आपको वैसे ही इसमें प्रेडिक्शन ही करनी पड़ेगी क्योंकि रेट कांस्टेंट के यूनिट्स ही ऑर्डर के साथ वेरी करते हैं।
केमिकल रिएक्शन के रेट के यूनिट्स तो फिक्स रहते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो नेचुरली ये क्वेश्चन रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पे था, ठीक है। तो उस इस स्टेटमेंट में वो पार्ट में सभी रेट कांस्टेंट के यूनिट आपसे पूछे गए हैं, बट आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसी चीज को। तो जो रेट कांस्टेंट के यूनिट होते हैं वो होते हैं मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन। एन यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर है, ये जर्नल फॉर्मूला है पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। अब आपको लीटर की जगह दे दिया यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब, तो आप लीटर को चेंज कर दो किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो अब अगर आप इस इक्वेशन में n को 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करते ही पावर बन जाएगी -1, तो मोल की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा पर सेकंड। तो यूनिट आपके मैच करेंगे किस ऑर्डर के लिए, ये मैच करेंगे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर के केस में यूनिट्स होते मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर में होते पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर में होंगे डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका इस केस में ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली सरफेस मिस्ट्री से रिलेटेड था और फिजिकल एडजॉर्प्शन पे बेस्ड था। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सॉलिड के सरफेस पे मोस्टली गैसेस आके एडजॉर्ब होती हैं, और सॉलिड और गैस के बीच रिवर्सिबिलिटी रहती है और गैस का एडजॉर्प्शन हो जाता है। और इस केस में सॉलिड के सरफेस पे जब गैस का एडजॉर्प्शन होता है तो यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ही ऑपरेट करते हैं। तो पहली बात तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। दूसरी बात, इसकी जो हीट होती है रिलीज होती है एडजॉर्प्शन के टाइम मोस्टली हीट रिलीज होती है क्योंकि रेजिडुअल फोर्सेस बैलेंस होते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में इस केस में जो हीट रिलीज होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन में वो लो होती है, तो ऑप्शन डी तो है करेक्ट। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो रिवर्सिबल है नेचर में प्लस हीट रिलीज कर रहे हैं, तो अगर आप इस पे लीचेटर प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाएगी जब आपका लो टेम्परेचर रहेगा। तो फिजियो एडजॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे ही फिजिबल होता है, हाई टेम्परेचर पे विजिबल नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो अब अगली बात, अगर आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को फिजिकल के केस में टेम्परेचर के साथ प्लॉट करोगे तो जितना टेम्परेचर कम होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ने से कम होगा, अगेन लीचेटर प्रिंसिपल। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। जो ए ऑप्शन है कि ये इनरिवर्सिबल नेचर का होता है, ये इनरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि इसमें वीक फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स ऑपरेट करता है। केमिकल एडजॉर्प्शन इनरिवर्सिबल नेचर का होता है। तो जो इन चार ऑप्शन में से फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में सही नहीं है स्टेटमेंट, ट्रू नहीं है, वो ऑप्शन ए है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में कमी आती है क्योंकि लीचेटर प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होगा। ये आपने मेन पॉइंट्स इसके अप्लाई करके आंसर देखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वो सॉलिड स्टेट से था, वो डेंसिटी पता करनी थी, और डेंसिटी में थोड़ी सी पजलिंग दी थी कि आपको डेंसिटी है जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई थी। तो डेंसिटी के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं यूनिट सेल की निकालने के लिए वो होता है मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और जो आपको पोटाशियम दिया गया है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिया गया है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में सबसे पहले तो क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो h लेंथ का क्यूब होगा, तो मैं वॉल्यूम को तो रिप्लेस कर दूंगा h के क्यूब से। अब जो इसका मास होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे होते हैं। तो अगर आप इसका रैंक निकालोगे टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल वो 2 आएगा। तो जो इसका मास होगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम होगा। तो डेंसिटी का फार्मूला ये बनेगा कि 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ पोटेशियम
डिवाइड बाय ए क्यूब इज दी एच लेंथ क्यूब जो आपको वॉल्यूम देगा। अब आपको जो डेंसिटी दी गई है वो 0.85 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। इस तरफ आपके पास आ गया 2। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम सॉरी पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39 AMU। अब AMU को किलोग्राम में यूज करो क्योंकि डेंसिटी किलोग्राम में, वो होगा 1.6853 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं मास ऑफ 1 पोटासियम एटम पुट कर देता हूँ। ये वाला फैक्टर मैं एवोगैड्रो वाले न्यूमेरिकल वाले जो फार्मूला यूज करते हैं उसको यूज नहीं कर रहा, ठीक है। अब डिवाइड बाय एच लेंथ क्यूब, तो अब आपने एच लेंथ निकालनी है, तो ए क्यूब इस तरफ मूव कर जाएगा, ये इस तरफ मूव करोगे आप 2 इंटू 39 इंटू 1.6583 इंटू 10⁻27 किलोग्राम डिवाइड बाय, ये फैक्टर आएगा 0.856 इंटू 10⁻³ सॉरी +3 है डेंसिटी आपको जो दी गई है, 10⁻³ प्लस में है, तो डेंसिटी की वैल्यू आप प्लस में सब्स्टिट्यूट करोगे 10⁻³ में, तो यहाँ पे +3 आएगा और नीचे है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक पर मीटर क्यूब बन जाएगा, तो ए क्यूब आपका आ जाएगा 2 इंटू 39 इंटू 1.6583 इंटू 10⁻, ये +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, -30 बन जाएगा, ऊपर नीचे रह जाएगा 0.856 और मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट आपने आंसर पिकोमीटर में देना है, उसको अब हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। बट जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो ए क्यूब की वैल्यू मिलेगी आपको, उससे आप ए निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, तो जो ए की वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.326 इंटू 10⁻−10 मीटर आएगी। यहाँ पे जो सारा फैक्टर है ना, ये सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेट आपको जो आंसर मिलेगा वो 151 के करीब मिलेगा और 10⁻−30 इसके साथ है, तो ए आएगा जो 5.326 इंटू 10⁻−10 आएगा। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इस फैक्टर को मैंने पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है भी 1 मीटर के अंदर 10⁻−12 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर सॉरी इज इक्वल टू 10⁻−12 मीटर। तो अब इसे मैं यहाँ पे 10⁻−2 बनाना है, मतलब मेरे को इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई, तो जब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 532.6 और 100 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻−12 मीटर। तो ये तो मेरा पिकोमीटर बन गया। यहाँ पे रह गया आपका 532.6 और अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो मेरे पास आंसर आ गया 533 पिकोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो ये सबसे क्लोज आंसर आपको मिलेगा किससे, ऑप्शन डी से। तो आपका जो आंसर रहेगा इस केस में वो रहेगा ऑप्शन डी 533.3 पिकोमीटर। तो इस वे से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, समझने एक ही थी कि इसमें किलोग्राम, अगर आप अकेला 39 यूज करके नीचे एवोगैड्रो नंबर यूज करोगे तो ग्राम में रह जाएगा वो फैक्टर। यहाँ तो आप किलोग्राम को इस तरफ पहले ग्राम में बदलो, यहाँ पे 10⁻6 सिस्टम यूज करो, फिर वो अप्रोच ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उससे जा सकते हो, बट कन्वर्जन फैक्टर का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो रिलेटेड था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और वो रिलेटेड था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर से। आपको दिया गया था कि अगर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, जिसको हम PA0 मान लें, प्योर सॉल्वेंट का 25 डिग्री पे वो 23.75 टॉर था, उसमें हमने क्या किया, एक सल्यूट ऐड कर दिया जो नॉन वोलेटाइल था। उस सल्यूट के ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सल्यूट वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं, तो सॉल्यूशन का प्रेशर आपका 20.3 टॉर आ गया, इतना ड्रॉप हो गया। अब जो सल्यूट का वेट ऐड किया गया था, मास, वो था 404, ठीक है, सॉरी, जो आपको सल्यूट दिया गया है उस सल्यूट का मोलर मास है वो 404 ग्राम पर मोल है, ठीक है। जो मास आपको दिया गया है 404 ग्राम पर मोल है जो आपने सल्यूट ऐड किया है। तो ये पूछा गया है कि हमसे भी व्हाट
that should be added to 150 ml of water. 150 ml वाटर में हम इस मॉलिक्यूलर मास वाला सॉल्यूट कितना ऐड करें कि जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होके 23.75 से 20.3 रह जाए। तो हमने पता करना है कि सॉल्यूट का कितना वेट ऐड किया जाए। सॉल्वेंट जो आपका है वो वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है और जो वेट वाटर का यूज हो रहा है वो 150 ml है। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 150 ग्राम ले लेंगे क्योंकि वाटर की डेंसिटी है जो रफली 1 ग्राम पर ml होती है। अब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज PA0 माइनस PS डिवाइड बाय PA0। ऊपर है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नीचे है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वो इक्वल होता है किसके WB by MB into MA by WA। ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो जो लोअरिंग आई है आपकी वेपर प्रेशर में, इन दोनों का डिफरेंस वो आई अप्रोक्सीमेटली 3.45 और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 23.75 इज इक्वल टू WB हमने निकालना है MB 404 ग्राम पर मोल है और जो मास है वाटर का वो 150 ग्राम है और जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वाटर का वो 18 ग्राम पर मोल है। ए हम यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, बी यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए। तो ये वाले फैक्टर तो कैंसिल हो गए, आपका आंसर ग्राम में आएगा। तो WB क्या आएगा आपका 3.45 डिवाइड बाय 23.75 इनटू 404 इनटू 150 डिवाइड बाय 18 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 489 ग्राम। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए इस केस में। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो था वो लेक्चरर गेटर 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका अब सिर्फ इन्होंने एक चीज चेंज कर दी कि कॉपर का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो dz² ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी? सबसे पहले जो ये एग्जांपल है वो कॉपर की 3d9 कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है क्योंकि इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव है। और जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो, एसिमेट्रिकली फिल्ड हो, तो उस केस में उस एसिमेट्रिक फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की डीजेनरेसी रिमूव हो जाती है और डीजेनरेसी रिमूव होने के इस फिनोमेना को हम बोलते हैं जॉन टॉलर इफेक्ट। ठीक है, तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं, एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक T2G लेवल और एक Pg लेवल। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका इस फॉर्म में T2G6 Eg3, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जो आपका Eg लेवल है वो एसिमेट्रिकली फिल्ड है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, और Eg लेवल है वो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड से क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। तो इस लेवल की भी डीजेनरेसी क्या होगी, रिमूव होगी। डीजेनरेसी रिमूव होते ही ये वाला लेवल आपका स्प्लिट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं dz² और dx² माइनस y²। अब हमें कह रहे हैं कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से जो अनपेड है वो dz² में प्रेजेंट है। तो नेचुरली जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके वो लोअर लेवल में होंगे dx² माइनस y² में और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा आपका dz² में। ये सिचुएशन है। तो अब जब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे कॉपर को, जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अब आपका Eg लेवल है वो एसिमेट्रिकली फिल्ड है। dx² माइनस y² में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आपका जो dz² है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो x और y एक्सिस से लिगेंड आएंगे उन केसेस में, ये x एक्सिस है मान लो और ये y एक्सिस है, उन केसेस में लिगेंड्स क्या होंगे, ज्यादा रिपेल होंगे क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। z एक्सिस वाले लिगेंड्स हैं जो वो कंपैरेटिवली लेस रिपेल होंगे। तो जो ज्यादा लिगेंड रिपेल होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो जो 4 बॉन्ड हैं वो इलॉन्ग हो जाएंगे और 2 बॉन्ड वही नॉर्मल लेंथ के रहेंगे। तो
तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्वेश्चन नो डाउट इन्होंने चेंज करके दे दिया, पिछली बार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कहा गया था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या थी, आपके जो लिगेंड्स थे वो ज्यादा रिपल्शन दे रहे थे, तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो रही थी, इलोंगेशन हो रही थी, 2 बॉन्ड लंबे हो रहे थे और 4 बॉन्ड उसी सिचुएशन में थे। यहाँ इन्होंने उल्ट करके क्वेश्चन दिया, बट ये लॉजिकली क्वेश्चन इतना बढ़िया नहीं बनता, क्योंकि 4 बॉन्ड की इलोंगेशन मुश्किल है, 2 बॉन्ड इजीली लॉन्ग होते हैं। तो मोस्टली जब भी कॉपर के केस में जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन होती है, तो जेड एक्सिस के केस में इलोंगेशन देखी जाती है मोस्टली। बहुत रेयर एग्जांपल्स होते हैं जिनमें एक्स और वाई एक्सिस के केस में इलोंगेशन हो। ठीक है, बट जो आंसर होगा उसका वो इसी केस से होगा। ठीक है, चाहे ये कंसेप्चुअली इतना करेक्ट नहीं है क्वेश्चन, तो जो अपना आंसर बनेगा वो इसी बेस से बनेगा कि एक्स और वाई पे ज्यादा रिपल्शन से इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, और 2 लिगेंड क्या रहेंगे, नॉर्मल लेंथ के रहेंगे जेड एक्स वाले के। इस फिनोमेना को, इस जो डिस्टॉर्शन है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल रहेगा। इन्होंने क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से बदल के dz स्क्वायर में कर दिया, बट कंसेप्चुअली ये इतना करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केस में इलोंगेशन ही देखने को मिलती है। एक दो केस ही ऐसे हैं जिनमें क्या होती है कंप्रेस, क्योंकि 4 बॉन्ड के कंप्रेशन वाला केस इलोंगेशन वाले केस से थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप इस ऑप्शन ए पे ही जाओगे, कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल इस केस में देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सेम क्वेश्चन लेक्चर आर्केडर 2016 में पूछा गया था। अब सिर्फ ये है कि इसकी स्पिन पूछ ली साथ में। तो जब भी कोबाल्ट के फ्लोराइड में हम एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयन पास कराएंगे तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो 3 नेगेटिव स्टेट का होगा। तो इसमें जो कोबाल्ट होगा वो 3 पॉजिटिव स्टेट में होगा, और फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट की हाइब्रिडेशन होगी उसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज होंगे, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी। जो इनर डी होंगे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होगी, वो अनडिस्टर्ब रहेंगे। हाइब्रिडेशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कोबाल्ट के 4d पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो इस केस में हाइब्रिडेशन आएगी आपकी वो आएगी sp3d2। तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा 3 नेगेटिव स्टेट का, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव स्टेट में होगा, और ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए sp3d2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, वो क्वेश्चन था कि जो थोरियम है उसका ऑक्सालेट के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है और वो डायमैग्नेटिक है। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चार्ज है उसको n डिनोट किया हुआ है, और इस n की हमें वैल्यू पूछी गई है। इस n की हमें वैल्यू पूछी गई है। अब सबसे पहले आप नोट करो, एक ऑक्सालेट है जो वो 2 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन आता है 86 नंबर पे, उसके बाद 6d2 और 7s2, क्योंकि 90 नंबर है थोरियम का। तो ये डायमैग्नेटिक तभी हो सकता है जब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। इसका मतलब थोरियम के स्टेट में है +4 स्टेट में। डायमैग्नेटिक तभी ये कॉम्प्लेक्स होगा जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। तो थोरियम +4 में है, ऑक्सालेट 4 का चार्ज हो गया -2 × 4 -8। तो जो ओवरऑल चार्ज बचेगा यहाँ पे +4 और -8 का ओवरऑल निकालोगे -4, तो इस n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। क्योंकि डायमैग्नेटिक आपको कहा गया है, तो डायमैग्नेटिक में जो केस होगा उसमें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन थोरियम के d और s वाले रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव होने के बाद आप देखोगे ऑक्सालेट का चार्ज 4, ऑक्सालेट का वो -8 होगा, तो नेट चार्ज जो आपका आएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो आएगा -4, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी।
उसके बाद ये क्वेश्चन भी रेपिटेशन है लेक्चर आर्केडर या किसी और पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन लेयर को कौन कौन इफेक्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नो डाउट करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में स्पेशली नाइट्रस ऑक्साइड करता है, और हेलोजेंस तो है ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पार्ट। और क्लोरीन तो मोस्ट एक्सटेंसिवली ओजोन लेयर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, क्योंकि क्लोराइड आयन ही क्या है, क्लोराइड रेडिकल ही ओजोन के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करता है, और एक क्लोराइड लगभग 1000 ओजोन को डिकम्पोज करता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जनरेट होता है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑल ऑफ थ्री अबव। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी, हेलोजेंस भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑल दीज थ्रीज आर रिस्पांसिबल फॉर डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड में अगर हम एक्सेस में अमोनिया डाल दें, पहली बात तो ये है कि सिल्वर क्लोराइड वाटर में बहुत लो सॉल्युबिलिटी है उसकी, इस वजह से वाटर में ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, जब हम इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डालते हैं तो अमोनिया के साथ सिल्वर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बना देता है, लीनियर कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं आयनाइजेबल क्लोरीन। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सिल्वर क्लोराइड अमोनिया में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। और दूसरा ऐसा कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होकर डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है टेट्रा अमीन बनने के कारण। कॉपर के केस में ये कॉम्प्लेक्स बनता है टेट्रा अमीन कुप्रिक सल्फेट। तो कॉपर देता है अमोनिया के साथ डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। अमोनिया सॉल्युबल हो जाता है किसकी वजह से, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारे पास वो है ग्रुप 13 से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी लेक्चर कैलेंडर में पूछा गया था 2016 में कि ग्रुप 13 एलिमेंट हैं जो ग्रुप 3 के, उनमें से कौन सा यूनिवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल शो करता है। तो आपने नोट करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद ग्रुप 14 में जर्मेनियम, टिन, लेड, और ग्रुप 15 में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इन सभी के बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो ग्रुप 13 की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3, बट थैलियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो असर आएगा पोस्ट लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से, उस वजह से इसकी +1 स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल होती है। और लेड के केस में लेड की 2 पॉजिटिव स्टेट 4 से ज्यादा स्टेबल है, और बिस्मथ के केस में बिस्मथ की 3 पॉजिटिव स्टेट 5 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है। इन एलिमेंट्स में जो डाउन दी ग्रुप आते हैं, बॉटम में आते हैं, तो वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ग्रुप 13 में थैलियम ऐसा एग्जांपल है जिसकी +1 स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, इवन के वो इसकी +3 स्टेट से भी ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्वेश्चन था इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें आयरन का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, और इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया है हर एक मेटल से। तो सबसे पहले अगर आप इस केस में देखोगे जो इस मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है उसमें आयरन मेटल मेटल बॉन्ड भी बना रहा है, और इसमें जो आयरन के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच हैं वो ब्रेस्ड फॉर्म में भी होते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पे तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर में आपको आयरन आयरन के बीच मेटल मेटल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, और कुछ जो सीओ ग्रुप होंगे वो क्या कर रहे होंगे, फ्रीजिंग भी कर रहे होंगे।
तो ये इस Fe3CO12 का स्ट्रक्चर होगा मेटल कार्बोनिल का। ये मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स के बारे में है। तो आपको इसमें दो टाइप के आयरन मिलेंगे। एक तीन में से दो आयरन तो ऐसे होंगे जिनका एनवायरनमेंट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। जो ये वाले आयरन हैं, ये वाले दोनों आयरन, इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है और इसका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट। तो अगर आप सभी केसेस में देखोगे, हर एक आयरन के केस में, तो हर एक आयरन के पास जो न्यूट्रल स्टेट है, आयरन इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में 26 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास चार कार्बोनिल हैं जो इसके साथ टर्मिनल पोजीशन है। चार कार्बोनिल 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 34 इलेक्ट्रॉन। और ये वाला आयरन क्या बना रहा है, दो मेटल मेटल बॉन्ड बना रहा है इन दोनों के साथ। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक आएगा, तो दो मेटल मेटल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, 36 होगा। अब आप इस आयरन पे देखोगे तो न्यूट्रल स्टेट में 26 इलेक्ट्रॉन है। अब तीन टर्मिनल कार्बोनिल है, तो तीन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, 3 into 2 6। अब दो इसमें ब्रेस्ड कार्बोनिल ग्रुप है, तो ब्रेस्ड वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक, ये ब्रिज्ड कार्बोनिल ग्रुप आ गए। और इसके अलावा हर एक आयरन के क्या है इस केस में, दो मेटल मेटल बॉन्ड है, तो प्लस आ जाएगा 2 into 1, ये 1 आएगा मेटल मेटल बॉन्ड से। तो इस तरह से अगर आप देखोगे 26 + 6 + 2 + 2, तो इस वे से जो आपका टोटल नंबर बनेगा वो बनेगा 36। तो जो तीनों आयरन है उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो 36 होगा, बट दो आयरन का एनवायरनमेंट एक जैसा है, एक आयरन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बट तीनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें 36 आएगा। और आपने एक पॉइंट नोट कर लेना, मोस्ट ऑफ कार्बोनिल 99% इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है, मेटल ने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो आपको मेटल एटम दिया हो उससे नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसने अटेन करनी थी स्टेबिलिटी के लिए, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। तो इस केस में हमारा आंसर होगा 36। अब जो नेक्स्ट है वो मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिंक और जो कि जिंक ब्लेंड है, जब उसकी रोस्टिंग की जाएगी एयर में, तो एयर में रोस्टिंग करने से क्या होगा। सल्फाइड ओर की हम रोस्टिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें सल्फाइड को हम सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज करना चाहते हैं। तो जब भी रोस्टिंग करेंगे, मोस्टली हम रोस्टिंग करते किसकी है, सल्फाइड ओर्स की करते हैं। जितने भी सल्फाइड ओर हैं, चाहे जिंक ब्लेंड है, चाहे सिनाबार है, ठीक है, चाहे गैलेना है, इसी तरीके से कॉपर के सल्फाइड ओर हैं। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा रोस्टिंग की जाती है, जबकि कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड की हम कैल्सिनेशन करते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, जिंक ब्लेंड था जो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करना करते हैं हम, क्योंकि इनकी रिडक्शन करना आसान होता है। तो इसके बाद इसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से हम रिडक्शन करके क्या करेंगे, क्रूड जिंक रिकवर कर लेंगे। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए हम करेंगे रोस्टिंग, और रोस्टिंग में दो प्रोडक्ट होंगे आपके, एक जिंक ऑक्साइड और दूसरा होगा SO2। तो करेक्ट आंसर बनेगा इस केस में ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वो हाइड्रोजन रिएक्टर से रिलेटेड है। और इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ और उसका ड्यूटेरियम के साथ कंपैरिजन पूछा गया है। आपको पता है कि ड्यूटेरियम क्या है, हैवी है हाइड्रोजन से, और ड्यूटेरियम का मास होता है 2 यूनिट, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोच है आपके। सबसे पहले जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, इवन के डिफ्यूज सनलाइट में भी हो जाती है वो। कारण क्या होता है, इस रिएक्शन की लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है एज कंपेयर टू इन केस ऑफ ड्यूटेरियम। एक तो आंसर ये है। दूसरा अप्रोच क्या है, अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ देखें, तो उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी वेव नंबर की फॉर्म में, वो होगी 1/2 पाई सी √k बाय रिड्यूस मास। तो अब अगर आप HCl के केस में देखो और एक ड्यूटेरियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड देखो, तो इस केस में जब आप रिड्यूस मास निकालोगे, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है, क्लोरीन का 35.5
डिवाइड बाय 1 प्लस 35.5, जबकि इस केस में जो रिड्यूस मास होगा वो होगा 2 इंटू 35.5, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास है 2 यूनिट, और नीचे आएगा 2 प्लस 35.5। क्लियरली इस सिस्टम का रिड्यूस मास ज़्यादा है, और जिस सिस्टम का रिड्यूस मास ज़्यादा होगा, ठीक है, उस केस में जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी आपकी वो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, अब जो इन सिस्टम का रिड्यूस मास कम है, जैसे HCl के केस में है, तो रिड्यूस मास जितना कम होगा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बॉन्ड वाइब्रेट कर सकते हैं उनको बॉन्ड को ब्रेक करना भी आसान है। ठीक है, दूसरा आपने ये समझना है। तो दो कंसेप्ट से आप इस चीज को देख सकते हो। IR का जो मैंने कंसेप्ट था आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का केस समझाने के लिए डिस्कस कर दिया। एक तीसरी आप अप्रोच ये भी लगा सकते हो इस केस में कि जो हाइड्रोजन है उससे हैवियर आइसोटोप होगा, वो नेचुरली स्लो मूविंग होगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसीलिए उसकी रिएक्शन क्या होगी, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्या होगी, स्लो होगी। तो इस वे से आपने नोट करना है कि जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ड्यूटेरियम से क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो आपका जो इस केस में करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन रिएक्ट फास्टर विद क्लोरीन देन ड्यूटेरियम। एक तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मैंने वैसे आपको कंसेप्ट बता दिया कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस मैनर में इनमें आएगी। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस मैनर में आएगी। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज को देख सकते हो। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो इस हाफ को इन्होंने 0.5 करके लिख दिया बस। इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं कई बार पजल करने के लिए, ये भी सेम मीनिंग है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इस केस में ऑप्शन ए होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाला केस तो बनता ही नहीं कोई फार्मूला। ये वाला जो फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट का, ये डेड बॉन्ड प्लास्टर है जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और ये वाला फार्मूला डाईहाइड्रेट है जो कैल्शियम सल्फेट का, ये जिप्सम है। तो करेक्ट जो फार्मूला होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज 0.5। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, पिछले एग्जाम में आया हुआ है कि इसको कौन कौन से फैक्टर पोल्यूट करेंगे। तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी करेंगे, पेस्टिसाइड भी करेंगे, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें ऑल ऑफ दी अबव बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो है IR स्पेक्ट्रम के अंदर भी SO2 के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब SO2 आपने नोट करना है बेंट सिस्टम है, और बेंट सिस्टम के अंदर इसके पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसकी डायपोल मोमेंट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। नॉन लीनियर सिस्टम है, चेंज इन डायपोल मोमेंट होगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन, और जिस भी वाइब्रेशन करते टाइम मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट का चेंज हो, वो सिलेक्शन रूल है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो वो क्या होगा, IR एक्टिव होगा। तो दिस इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल। SO4 के अंदर आपको IR एक्टिविटी मिलेगी, और इसके केस में नंबर ऑफ एटम 3 है। तो नॉन लीनियर सिस्टम के केस में आपके, ठीक है, IR इनएक्टिव, सॉरी जो केस था ये वाला इनएक्टिव का केस है, एक्टिव IR एक्टिव है SO2, बट इसके केस में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स मिलेंगे आपको वो मिलेंगे 3n-6, क्योंकि ये नॉन लीनियर सिस्टम है। तो इस सिस्टम में अगर आप फार्मूला अप्लाई करोगे 3n-6 का, तो उसमें नंबर ऑफ एटम आप 3 पुट करोगे, तो 9 - 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसमें 3 आपको IR के बैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें IR के जो आपको बैंड देखने को मिलेंगे 3 देखने को मिलेंगे। जो D था मैंने मिस्टेक से बोल दिया, IR इनएक्टिव नहीं, ये एक्टिव है। तो इसमें जो IR के बैंड मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा, ऑप्शन
सी होगा। ठीक है, इस केस में ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। IR एक्टिव है ये मॉलिक्यूल क्योंकि बेंट स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर है, डायपोल मोमेंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अगर हम नॉन लीनियर सिस्टम में वाइब्रेशनल मोड्स निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 3n-6 का नंबर ऑफ एटम SO2 में 3 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी दी ऑप्शन सी। ठीक है, डी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्टिव नहीं है, सॉरी इनएक्टिव था। तो 3 बैंड इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ऑक्सीजन जो होगा वो किससे स्ट्रांगली बाउंड होगा, मायोग्लोबिन से स्ट्रांगली बाउंड होगा। क्योंकि अगर आप परसेंटेज सैचुरेशन देखें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की वर्सेस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस तरफ हम परसेंटेज सैचुरेशन जिसको हम थीटा से नोट करते हैं और हिल्स इक्वेशन से ये स्टडी होता है। तो अगर आप लो प्रेशर के जोन में देखोगे, कोई भी लो प्रेशर पे कर लो ऑक्सीजन का, उसमें अगर परसेंटेज सैचुरेशन देखोगे ऑक्सीजन के मुकाबले मायोग्लोबिन की ज़्यादा है। मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके अपने पास रिटेन रखने की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है लो प्रेशर पे। हाई पे नो डाउट दोनों की एफिनिटी बराबर है। तो लो प्रेशर पे जो ऑक्सीजन को स्ट्रांगली बॉन्ड करता है अपने साथ वो है मायोग्लोबिन, और इसको हम स्टडी कर सकते हैं हिल्स इक्वेशन के साथ। और अगर आप इन दोनों कर्व्स को देखो तो मायोग्लोबिन के केस में जो कर्व का नेचर है वो हाइपरबोलिक है, और हीमोग्लोबिन के केस में जो कर्व का नेचर है वो सिग्मोइडल है। ये सिग्मोइडल कर्व है और ये है हाइपरबोलिक कर्व। तो लो प्रेशर के जोन में ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑक्सीजन की मायोग्लोबिन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। तो ज़्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीजन को बाउंड करेगा वो करेगा मायोग्लोबिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट है कि बेयर प्रोसेस को किस मेटल के केस में एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। तो ये पिछली बार भी रिपीट है क्वेश्चन किसी एग्जाम में। एल्यूमिनियम के केस में बेयर प्रोसेस को यूज किया जाता है, और बेयर प्रोसेस बेसिकली लीचिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो जो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट ओर होता है उसकी एक्सट्रैक्शन के टाइम हम उसको NaH के अंदर डिसॉल्व करते हैं ताकि इम्प्योरिटी सारे क्या हो जाएं, बेसिकली इनसॉल्युबल रहेंगी, और वो जो आपका ओर होगा वो NaH के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। उस ओर को सॉल्युबल फॉर्म से हम रिक्रिस्टलाइजेशन करा के फर्दर प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। तो एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट ओर होता है उसकी कंसंट्रेशन करने के लिए, उसमें से इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए बेयर्स प्रोसेस का क्या होता है, यूज होता है। ये एक लीचिंग का सब टाइप है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये भी रिपीट है, बट सिर्फ ये एग्जांपल की फॉर्म में चेंज हुआ है कि पिछले बार एस्टेल्डिहाइड पूछा गया था, अब फॉर्मेल्डिहाइड पूछा गया है कि उसमें कौन से प्रेडोमिनेंट बैंड होंगे। तो नोट करना है कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में पाई बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशन देखोगे तो दो टाइप के ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे, एक पाई से पाई स्टार लेवल के बीच में, और दूसरा प्रेडोमिनेंट ट्रांजिशन होता है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के बीच में। ये दो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशंस हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन। बट जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं दे आर मोर इंटेंस देन N2 पाई स्टार। एक आपने ये पॉइंट नोट करना है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस क्या होती है, मोर इंटेंस होती है किससे, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन से। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट था, सिर्फ आपको कंपाउंड चेंज करके दिया गया था फॉर्मेलिटी में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो C13 NMR से क्वेश्चन रिलेटेड था, और अब पिछले केस में जो क्वेश्चन आया था उसमें प्रोटॉन डी कपल्ड था, अब प्रोटॉन कपल्ड है। तो जो CH3C डबल बॉन्ड OH है इसमें दो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है। तो जब आप इसका स्पेक्ट्रा देखोगे तो C13 में इसका I 1/2 है, तो ये C13 एक्टिव है क्योंकि नॉन जीरो I है। तो आपको दो कार्बन के दो सिग्नल मिलेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, प्रोटॉन इसके साथ कपल कर रहे हैं, तो जो इस कार्बन के साथ 3 प्रोटॉन हैं वो इस कार्बन के सिग्नल को आप रूल अप्लाई करो N+1 का, तो 3 + 1 4,
4 में स्प्लिट कर देंगे सिग्नल को, तो जो इस कार्बन का सिग्नल होगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेट आएगा। बट कि जब जो आप इस हाइड्रोजन को देखोगे ये तो आइसोलेटेड है, क्योंकि इस कार्बन के सिग्नल्स को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच कार्बन आ गया, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया, फिर हाइड्रोजन है, तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नेबरिंग पोजीशन पे नहीं है। तो जो इस कार्बन का सिग्नल रहेगा वो रहेगा सिंगलेट। तो दो सिग्नल होंगे, एक में प्रोटॉन के कपल्ड होने से आपको सिग्नल में स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, और स्प्लिटिंग की वजह से आपको क्वाड्रेट आएगा, दूसरे का क्या आएगा, सिंगलेट आएगा। तो इस वजह से दो कार्बन के दो सिग्नल, एक क्वाड्रेट और एक सिंगलेट, तो ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली अलाइलिक हैलोजिनेशन से रिलेटेड था कि अगर हम प्रोपीन के मॉलिक्यूल में क्लोरीन पास कराएं और टेम्परेचर आपको 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, तो हाई टेम्परेचर दिया गया, हाई टेम्परेचर पे जो अलाइलिक कार्बन होता है उस अलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, और इस सब्स्टिट्यूशन से आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अलाइलिक क्लोराइड। हाई टेम्परेचर पे अलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, डबल बॉन्ड पे क्लोरीन ऐड नहीं होगा। इसी तरीके से अलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, Br2 ऐड करोगे हाई टेम्परेचर पे तो अलाइलिक ब्रोमाइड बनेगा। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी अलाइलिक क्लोराइड। इसमें हाई टेम्परेचर की ये रिएक्शन दी गई थी, इस रिएक्शन पे हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बेसिकली अलाइलिक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ना कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्लोरीन ऐड होगा, हाई टेम्परेचर का केस। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है आपको पूछा गया है कि ब्यूटेन 2,3 डाइऑल में कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इस स्ट्रक्चर में आपके सामने दो कायरल कार्बन है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कायरल कार्बन का नंबर इवन हो तो उस केस में आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज अब हम डिस्कस करेंगे भी कितने ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर होंगे इसके। तो उस केस में आपने फार्मूला लगाना है, इवन कायरल कार्बन के केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जो होंगे वो होंगे 2n-1। n यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो कायरल कार्बन पुट कर दोगे तो 2n⁻⁴, तो 2 इसके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होंगे। अगर आपको पूछ देते हैं मीजोफॉर्म, मीजो इनएक्टिव होते हैं, इसकी मीजोफॉर्म बनेगी एक जिसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट का क्या है, मिरर इमेज है, इस टाइप की जब अरेंजमेंट होगी। तो मीजोफॉर्म निकालने के लिए आपने फार्मूला लगाना होता है, अगर कार्बन का नंबर आपका इवन हो तो उस केस में फार्मूला लगता है 2n-2 डिवाइड बाय 2। तो n यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 - 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 की पावर 0 बन गया, मीजो फॉर्म एक आएगी। तो टोटल फॉर्म आपकी आएंगी 2 + 1 3। एक ऑप्टिकल इनएक्टिव है मीजो फॉर्म, दो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अपने को ऑप्टिकल एक्टिव ही पूछा गया है सिर्फ, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होंगे दो। अगर आपको पूछते टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तीन, तीन में से एक कौन सी फॉर्म होगी, मीजो। अगर मीजो को पूछते तो एक आता। इवन के केस में इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए 2n-1, मीजो फॉर्म निकालने के लिए 2n-2 डिवाइड बाय 2। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड था, और एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन का आपको केस दिया गया था। और आप ये क्वेश्चन पहले भी एक एग्जाम में पूछा गया, बीटा एलिमिनेशन केस में आपने नोट करना है अल्फा पोजीशन से हेलोजन रिमूव होता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो जब भी आपका ये केस होगा बीटा एलिमिनेशन का, तो उस केस में जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है यहाँ पे, उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट में कार्बोकटाइन टाइप का ट्रैक्टर होता है, और उस कार्बोकटाइन को कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और जितना वो स्टेबलाइज करेगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो जो आपको इस केस में चार ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन इसमें से डी बन रहा है।
ठीक है, सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन क्या है, डी है। इसमें क्या है कि जब अल्फा पोजीशन से रिमूव होगा और ये बीटा पोजीशन है, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इस फर्दर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो मेरे ओपिनियन में जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी है। कई केसेस में सी की भी पॉसिबिलिटी बनती है, अब वो आंसर की पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन का केस भी रहता है, तो सी और डी दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, बट ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो है ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंगली। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा एलिमिनेशन के टाइम, उतना ही एलिमिनेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उतना ही वो गिवन कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 37 था वो रिमर टीमर रिएक्शन से रिलेटेड था, कि जब भी हम फिनोल को ट्रीट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो आपको पता है भी ये स्पेशल नेम रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, और रिएक्शन का नाम है ट्राइमर टाइमर रिएक्शन। फिनोल में जब भी क्लोरोफॉर्म ऐड होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कली, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। और एक क्वेश्चन इसमें आपने इंपॉर्टेंट नोट करना है, इस रिएक्शन का कई बार इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं। तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होते हैं वो होते हैं डाई क्लोरो कार्बीन्स, दैट इज CCl2। ठीक है, ये एक तरीके के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी हर टाइम रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन होते हैं, तो ये होते हैं कार्बिन, डाई क्लोरोकार्बिन। तो ये एक नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया था कि फिनोल को जब ट्रीट किया जाएगा क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर रेपिटेशन है, लुकास टेस्ट पे बेस्ड था। लुकास रेजेंट आपको दिया गया है, और लुकास रेजेंट के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl, तो इस केस में जब भी H पॉजिटिव का अटैक होगा, अटैक होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकटाइन बनेगा, और जितना कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतना ही अल्कोहल क्या होगा, रिएक्टिव होगा। और हमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, सबसे स्टेबल होते हैं टर्शरी, उससे कम स्टेबल होते हैं सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम मिथाइल कार्बोकटाइन। तो टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं किसके साथ, लुकास रेजेंट के साथ। और रिएक्शन करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से टर्बिडिटी आती है। तो जो सबसे फास्ट रिएक्ट करके इमीडिएटली टर्बिडिटी देंगे वो होंगे टर्शरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी देते हैं 5 मिनट बाद, और प्राइमरी अल्कोहल लो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, हीट करने पे सिर्फ टर्बिडिटी देंगे। तो इसमें प्रोपेनॉल आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है, ये स्लो रिएक्ट करेगा। इथेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी रिएक्ट स्लो करेगा। ट्राई मिथाइल कार्बेन ऑयल, ये कार्बन ऑयल अल्कोहल की कॉमन नेमिंग में यूज होता है, ट्राई मिथाइल कार्बन ऑयल, ये एक टर्शरी अल्कोहल है। तो ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा लुकास रेजेंट के साथ, क्योंकि लुकास रेजेंट में जब भी रिएक्शन होती है HCl के साथ अल्कोहल की इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनता है, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग टर्शरी अल्कोहल सबसे क्या करेंगे, फास्ट रिएक्ट करेंगे। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो क्वेश्चन 39 है वो अल्कोहल के चैप्टर से फिनोल की ब्रोमिनेशन से रिलेटेड था। जब भी फिनोल की हम ब्रोमिनेशन करते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और फिनोल एक्वस मीडियम में फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये फिनोक्साइड फॉर्म के अंदर जो O नेगेटिव है दैट इज हाईली एक्टिविटी ग्रुप। तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, और यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी फिनोल की रिएक्शन होती है तो हमें ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है। अगर नॉन पोलर मीडियम में करोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, और पैरा ब्रोमो फिनोल मिलेंगे, बट जो क्वेश्चन है वो ब्रोमीन वाटर से लिंक है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, बेसिकली
2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा अगर फिनोल की आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देखोगे। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव नहीं देता। तो आप नोट करो, जिस फिनोलिक कंपाउंड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पहले से सब्स्टिट्यूट है तो उनमें तो ब्रोमीन जा नहीं सकता, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा ही, क्योंकि OH ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग, क्योंकि इसका रेजोनेंस फैक्टर प्लस आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, बी में भी ऑक्यूपाइड है, सी में मेटा पोजीशन ऑक्यूपाइड है। तो इस केस में ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। इस केस में तो ऑलरेडी पहले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पर लगा हुआ है, पहले तो रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है, फिर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो ये भी आपका केस नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर बनता है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, बाकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन का अटैक पॉसिबल है। तो इस वे से जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके केस में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो डेरिवेटिव फिनोल का बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी एक एग्जाम में पहले आया हुआ है कि जब हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन दैट इज क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके बाद उसमें dilute H2SO4 डालते हैं, ये क्यूमीन टू फिनोल कन्वर्जन है। तो सबसे पहले स्टेप में बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और उस हाइड्रोपरऑक्साइड में फिनाइल शिफ्ट होने के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मैं सिर्फ मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि फिनाइल शिफ्ट होती है इसके मैकेनिज्म में, और उसके बाद इस पार्ट से आपका एसीटोन आ जाएगा, और एक आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट फिनोल होगा। तो क्यूमीन को जब एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनते हैं, और जब उसकी फर्दर dilute H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो वो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फिनाइल शिफ्ट के थ्रू किसमें चेंज हो जाता है, फिनोल और एसीटोन में। तो ये कन्वर्जन है क्यूमीन टू फिनोल। क्यूमीन बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही है, तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फिनोल होगा। उसके बाद क्वेश्चन 41 भी पहले किसी एग्जाम में पूछा गया है मास्टर कैडर की, कि इसमें से सबसे सूटेबल रेजेंट कौन सा होगा जब आपने प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए। बेसिकली प्राइमरी के केस में जब भी ऑक्सीडेशन होगी पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। बट ये रिएक्शन यहाँ तक तब जाएगा जब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनके केस में रिएक्शन को स्टॉप करना, ठीक है, इस स्टेप तक, एल्डिहाइड वाले स्टेप तक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस स्टेप तक पॉसिबल नहीं है कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन तक ये प्रोसेस रुक जाए, ठीक है। अगर आपने इस स्टेप तक रिएक्शन को स्टॉप करना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक डालना पड़ेगा। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही सबसे सूटेबल फॉर्म में आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड दे सकते हैं। इसके लिए BDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट की फॉर्म पिरिडीनियम, ठीक है, और एक है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और जॉन्स रेजेंट। इस टाइप के वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल होते हैं, वो एल्डिहाइड जो कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इस केस में जो सूटेबल रेजेंट रहेगा वो रहेगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्योंकि ये कंपैरेटिवली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन को इसी स्टेप पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो HBZ हेल्बल हार्ड रिएक्शन से रिलेटेड है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में ये रिएक्शन आता है HBZ हेल्बल हार्ड येलेंस्की रिएक्शन। रेड फास्फोरस और हेलोजन का जब भी एडिशन होता है, दो हेलोजन टिपिकली ऐड होते हैं इसमें, ब्रोमीन और क्लोरीन।
रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। जब भी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन का एडिशन हो एसिड के मॉलिक्यूल में, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसके अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहला आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक ये नोट करना है। तो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय हेलोजन, और रिप्लेसमेंट होने के बाद आपका कंपाउंड बन जाएगा अल्फा हेलो एसिड। तो फर्स्ट स्टेप से आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, HBZ रिएक्शन लगा। दूसरे स्टेप में अल्कोहलिक KOH ऐड हो रहा है। अल्कोहलिक KOH करेगा एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन कौन सा होगा इसमें, बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा पोजीशन से हेलोजन लीव करेगा, बीटा से हाइड्रोजन, और एलिमिनेशन के बाद अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सेकंड रीजन था बीटा एलिमिनेशन वाला। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा इस केस में वो आएगा ऑप्शन सी। पहले में लगा है HBZ रिएक्शन और दूसरे में बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, दैट इज प्रोपेन 2 in 1 ओइक एसिड। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब जो क्वेश्चन 43 है वो बेसिकली क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड है, कि जब सेल्फ कंडेंसेशन होगी इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल की। इथाइल एसीटेट एक एस्टर है, जब हम इसमें सोडियम इथोक्साइड डालेंगे तो सोडियम इथोक्साइड क्या करेगा, इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये कार्बोनिल अटैक तो होगा, बट इसमें सबसे पहले जो ये सोडियम इथोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में काम करेगा, और इसके एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं जो कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे, इन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में देखने को मिलता है कि अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और इस पोजीशन का हाइड्रोजन रिमूव होने से आपको कार्बेनाइन टाइप स्पीसीज मिलेगी, और ये स्पीसीज इसके अगर आप नेबरिंग पोजीशंस पे देखोगे तो रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो कार्बेनाइन बनेगा ये बेसिकली इनोलेट टाइप आयन है, जो रेजोनेंस के साथ क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल में से सोडियम इथोक्साइड ने क्या किया, अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन निकाल लिया अल्डोल कंडेंसेशन की तरह, और यहाँ पे बन गया कार्बेनाइन। अब ये कार्बेनाइन इथाइल एसीटेट के दूसरे मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा, कार्बोनिल कार्बन पे। और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होने ही आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में से अल्कोक्सी ग्रुप लीव कर जाएगा, और अल्कोक्सी ग्रुप के लीव करने से जो आपको एंड में प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल के अटैक के बाद। ठीक है, तो अटैक के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होगा, इथाइल एसीटोएसीटेट होगा। ये आपका इथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, एसीटो वर्ड हम यूज करें ये 2 कार्बन के लिए और एक एसीटेट। ठीक है, ये बन गया आपका इथाइल एसीटोएसीटेट। तो इथाइल एसीटेट की क्लेजन कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली जो कंसेप्ट था वो एक्टिव मिथलीन कंपाउंड से रिलेटेड है, जिनके अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, रिमूव करता है। और इस 2 एस्टर के मॉलिक्यूल की क्लेजन कंडेंसेशन के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज इथाइल एसीटोएसीटेट। ये क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंपाउंड फॉर्म पूछा गया आपको, जब इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करे KMnO4। तो इथाइल बेंजीन पे जब KMnO4 ऐड करोगे आप, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। बट आपने नोट करना है जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है बेंजाइलिक कार्बन, सिर्फ बेंजाइलिक कार्बन ही ऑक्सीडाइज होता है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइक एसिड। चाहे आप टॉलेंट की ऑक्सीडेशन करो, चाहे आप प्रोपाइल बेंजीन की करो,
कितनी ही चेन की लेंथ हो, इट डजंट मैटर। KMnO4 के साथ जब आप ऑक्सीडेशन करोगे आपको फाइनल प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड मिलेगा, बट तब तक ही मिलेगा जब तक आपके बेंजाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो इस केस में बेंजाइलिक हाइड्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जब भी आप किसी भी अल्काइल बेंजीन में KMnO4 ऐड करोगे, चेन की लेंथ कितनी मर्जी हो, इट डजंट मैटर, प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। बट तभी ऑक्सीडेशन होगी जब बेंजाइलिक कार्बन के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा KMnO4 के साथ। तो चेन की लेंथ इन केसेस में मैटर नहीं करती, तो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका इस केस में बेंजोइक एसिड। उसके बाद जो 45 नंबर क्वेश्चन है, वो बेसिकली बेस्ड था किस पे, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पे। जब भी अमाइन के सैंपल में क्लोरोफॉर्म हम ऐड करते हैं अल्कोहलिक की प्रेजेंस में, तो अमाइन ग्रुप चेंज हो जाता है जिसमें आइसोसाइनाइड में। तो आपको दिया गया था पैरा टोलोडीन। तो जब भी हम इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन से जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, आइसोसाइनाइड में। तो पैरा मिथाइल फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये कार्बाइल अमाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपका इस केस में जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी दी ऑप्शन बी। ठीक है, जो अमाइन ग्रुप है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन थी क्लोरोफॉर्म, और अगर अल्कोहलिक KOH हम प्राइमरी अमाइन में ऐड करें, प्राइमरी अमाइन से ये रिएक्शन शो करते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उन केसेस में आइसोसाइनाइड बनते हैं और उन आइसोसाइनाइड की अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो करते हैं प्राइमरी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ये नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन पे बेस्ड था। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, जब भी हम नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करें विद रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, और जिंक के साथ आपके पास प्रेजेंट हो गया अल्कोहलिक KOH, मिथेनोलिक KOH, तो नोट करना है आपने, इस केस में प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। ठीक है, अगर हम अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जिंक ऐड करें तो प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। ठीक है, बट अगर आप इसमें जिंक डस्ट ऐड करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और आपका मीडियम न्यूट्रल हो, तो उस केस में प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। उस केस में बनता है आपका प्रोडक्ट NaOH, हाइड्रोक्सल अमाइन बनता है उस केस में प्रोडक्ट न्यूट्रल मीडियम में। तो ये दो आपने फर्क पता कर इसमें देखने हैं। एक, अगर इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखते हो नाइट्रोबेंजीन की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज एजोबेंजीन। ठीक है, तो इसके नाइट्रो ग्रुप के काफी ऐसे रिएक्शंस हैं जो स्पेशल हैं नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन के। तो जिंक के केस में दो स्पेशल होते हैं कि अल्कोहलिक फॉर्म में आप रिडक्शन कर रहे हो या न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल फॉर्म में हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलेगा आपको, और अगर आप अल्केलाइन, ठीक है, KOH अल्कोहलिक KOH है आपका, अल्केलाइन मीडियम हो गया इस केस में, तब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एजोबेंजीन। तो ये आपने इस केस में नोट करना है, जो प्रोडक्ट होगा फाइनल नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से वो होगा एजोबेंजीन। उसके बाद जो नेक्स्ट अगेन वो सेम केस रिपीट है, भी कार्बाइल अमाइंस कौन देंगे इनमें से। ठीक है, कार्बाइल विच इज फॉलोइंग इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड्स को। प्राइमरी और प्राइमरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस को जब भी हम ट्रीट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कार्बाइल अमाइन देते हैं। और कार्बाइल अमाइन की अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसमें होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो कार्बाइल अमाइन हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड्स।
इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों क्वेश्चन आ गए आपके पास इस केस में। अगला था शुगर के टेस्ट पे बेस। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो चेयरिंग ऑफ शुगर आपने बहुत बार इस चीज को सुना होगा, ठीक है, चेयरिंग ऑफ शुगर। तो जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, जैसे आपके पास सुक्रोज का सैंपल हो, उसमें जब भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड अब्सॉर्ब कर लेगा और सिर्फ आपके पास कार्बन रह जाएगा। तो पहले शुगर ब्राउन होता है, स्लोली वो ब्लैक होता जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं चेयरिंग ऑफ शुगर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टेस्टिंग में कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या शो करते हैं, चेयरिंग शो करते हैं। पहले शुगर क्या होगा, ब्राउन होगा और धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा क्योंकि वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 नेक्स्ट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पे था। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले, बहुत बार आपने ये चीज को नोट किया है, कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो प्रोटीन्स के दो स्ट्रक्चर बनते हैं सेकेंडरी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके साथ जो नेबरिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। और ऐसा ही क्वेश्चन डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करते हैं। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और ये फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बना था वो है पेनिसिलिन। ओफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है। ऑक्सीकाइटोसिन है जो वो एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक टाइप का हार्मोन होता है। तो इसमें जो इन पर आपका एंटीबायोटिक नहीं है वो है ऑप्शन बी। बाकी तीनों क्या थे इसमें एंटीबायोटिक थे, ओफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। और एक आपका जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो था वो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो था। तो ऑप्शन बी आपका एक हार्मोन है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। तो ये हमने डिटेल में 50 क्वेश्चन जो इस बार मास्टर कैडर में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया। थैंक यू।